बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही है, रोला पड़ा हुआ है और ज़्यादातर PMLN के लोगों ने इसके ऊपर शोर मचाया हुआ है कि डील हो गई, इमरान खान साहब की डील हो गई। अभी तो इमरान खान साहब बाहर भी नहीं आए, उनका चेहरा भी नज़र नहीं आया और उनकी किसी ने आवाज़ भी नहीं सुनी, तो डील कैसे हो गई? मामला ये है कि PMLN को ये दिखाई दे रहा है कि अब केसेस एक एक करके ख़त्म हो चुके हैं और निज़ाम इतना ज़्यादा एक्सपोज हो गया है कि मज़ीद गुंजाइश बाकी नहीं रही। हर चीज़ जो है जब वो अपनी पीक पे जाती है तो उसके बाद उसको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि पीक मैक्सिमम जगह को कहते हैं, उससे ऊपर तो आप चढ़ नहीं सकते। तो जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होना था वो हुआ, लेकिन उसके बाद कानून ने अपना रास्ता बनाया। जो एस्टीमेट था पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हलकों का या PDM की जमातों का, वो यही था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिकस्त दे दी गई तो बड़े आराम से हुकूमत बना ली जाएगी और फिर ये बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। इनके अंदर खौफ पैदा हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लोगों में और ये सोचेंगे अब 5 साल तक ये हुकूमत है, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि 8 फरवरी को सारे अंदाजे उल्टे हो गए और उस दिन जो मोमेंटम बना वो अभी तक टूट ही नहीं रहा। जबकि जो इदारे, ब्यूरोक्रेट्स या अदलिया, वहाँ पे भी एक अंगड़ाई ली और उन्होंने भी जागना शुरू कर दिया और वहाँ से ये खबरें आना शुरू हो गई कि वो अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं। लिहाजा जो भी इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने वाले लोग थे उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई। अब ऐसे में एक वक्त ये आना था कि केसेस एक एक करके ख़त्म होते चले जाते। अब इस वक्त इमरान खान साहब तोशाखाना के एक भोंडे से केस के अंदर हैं, बेशुमार लोग हैं, बल्कि जो आपका इस वक्त नैब का चेयरमैन है उसने भी तोशाखाना से तोहफे लिए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ने बेशुमार लिए हुए, गाड़ियाँ ली हुई हैं नवाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, बाकी लोगों ने। गाड़ी तो अलाउड ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते, तो वहाँ कोई इंक्वायरी नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को तोशाखाना के तोहफे के ऊपर जो पैसे देकर लिया हुआ है, अभी फिर एक दफ़ा जेल में रखा हुआ है। भोंडा का केस है। दूसरा 9 मई वाला जो है रिमांड, वो वैसे ही कलअदम हो गया है। तो अब इमरान खान साहब को अंदर रखना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। बहुत मुमकिन है कि 30 जुलाई का टाइम दिया गया है जज साहब की जानिब से कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपनी इजरा मुकम्मल करें, अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि उसके बाद फिर जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है उसमें फ़ैसला दिया जाएगा। वहाँ पे जितने भी गवाहान थे, मैं जब कोर्ट रिपोर्टर से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि ये एक केस इमरान खान साहब पे बचा हुआ है और यही वो केस है जो सबसे पहले पाकिस्तान के इदारों में इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे किए गए थे शवाहिद के, जनाब ये है केस। लेकिन उस वक्त भी इस केस में बहुत बड़े बड़े लकूनात थे, आज भी है। जितने गवाहान के बयानात लिए गए हैं वो बयानात जाकर बदल गए अदालत में। परवेज़ खटक साहब का बयान है, एग्जैक्टली वो बयान नहीं है जो परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया था इन्वेस्टिगेशन में, प्रोसिक्यूशन के बाद जो स्टेटमेंट था। लेकिन जब उन्होंने अदालत में जाके बयान दिया तो वो कुछ और था। इसी तरह आप आज़म खान को ले लें, इसी तरह बाकी वज़रा को, बाकी लोगों को ले लें, तो कोई एक भी सही गवाह जो है वो इस मामले में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में इमरान खान साहब के खिलाफ मौजूद ऐसा नहीं है जिससे ये इमरान खान साहब को शायद फिक्स कर दे। लेकिन बहुत मुमकिन है कि जेल ट्रायल का ये रिकॉर्ड है कि जेल में जब भी ट्रायल हुआ, इमरान खान साहब को सज़ा हुई, तो मुमकिन है उनको सज़ा हो जाए। लेकिन अगर उन्हें सज़ा हो भी जाती है तो वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके हैं, वो अपील में जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब सुन नहीं पाएंगे, तो फिर जिसके बाद भी ये केस जाएगा वहाँ इंसाफ हो जाएगा। बाकी सारे जजेस जो हैं वो अपनी स्पेस को रीगेन करना चाहते हैं कि जनाब हमने इंसाफ देना है। तो इमरान खान साहब को अंदर रखना ज़रा मुश्किल है। बाज़ दोस्त जो है वो टाइम देना शुरू हो गए हैं। मैं टाइम तो नहीं दे सकता क्योंकि पाकिस्तान में कोई आप कुछ कह नहीं सकते, हालात कभी एकदम ऊपर एकदम नीचे हो जाते हैं। लेकिन PMLN की फ्रस्ट्रेशन को देखकर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब के बाहर आने का टाइम करीब है। ये नहीं अचानक कहते हैं गद्दारियों के मुकदमे बनाएंगे, अचानक कहते हैं आर्टिकल 6 हम लगा देंगे, अचानक कहते हैं कि पार्टी बंदी लगाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जी हमें मुज़ाकरात करने हैं तहरीक इंसाफ से, मिन्नतों और तरलों पे आ जाते हैं कि जी हाँ जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फिर ये कहते हैं जी नहीं आप तो डील करके आ रहे हैं बाहर, आपकी डील हो रही है। ये जो सारी कहानियाँ और अजीब अजीब किस्म की चीज़ें और कन्फ्यूजन हो रही है, इसका मतलब है PMLN एक मरतबा फिर बौखलाहट का शिकार है। वैसे तो पिछले 2-2.5 साल से ये बौखलाहट से बाहर ही नहीं आ रहे। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का अमल इन्होंने शुरू किया है तब से अब तक ये पीपल्स पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि किसी दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना हाथ खींच लेती है और इख्तलाफात की खबरें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात नहीं है। पीपल्स पार्टी ये सारा कचरा, ये सारा गंद ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर उल्टाएगी। ये अपने ज़िम्मे जरदारी साहब नहीं लेंगे,
जरदारी साहब अपनी शेरवानी को, अपनी अचकन को साफ सुथरा रखेंगे और वो ये चाहेंगे कि उनका बेटा भी ये शेरवानी पहन ले एक दिन, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जितना रायता फैला है, ये जितना गंद पाकिस्तान की इकॉनमी में मारा गया, आम आदमी को रुसवा कर दिया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नवाज शरीफ साहब पे डाल दें। ये उनकी ख्वाहिश होगी। तो अगर इत्तेहादियों की सपोर्ट ख़त्म होने से ये हुकूमत गिर गई ना, तो फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई बयानिया भी नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत खुद गिरा दें। तो इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथी कि क्या हमें हुकूमत में रहना चाहिए या दोबारा इलेक्शन करवाने के मामलात के ऊपर गौर करना चाहिए या दूसरी ऑप्शंस को सोचना चाहिए, क्योंकि निज़ाम भी इमरान खान को मार मार के थक गया है। लेकिन इमरान खान ना हारता है ना टूटता है, ना वो हार मानता है। बहरहाल अब एक बयानिया घड़ा गया कि इमरान खान साहब डील करने जा रहे हैं और वो डील कर लेंगे, और कुछ चीज़ें उनके बारे में जो है वो फैलाई जाती है। मैं आज से लगभग चंद माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन रहनुमाओं को मिला था, आपकी आदत समझ लें, और मेरी 3-4 लोगों से मुलाकातें और बातें हुई थी। तो मैंने उनसे कुछ सवालात किए थे। एक मैंने उनसे ये पूछा था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो हुकूमत है इसका मैंडेट जैली है, इसके साथ तो हम बातचीत नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार और इक़्तिदार दोनों और क़ुव्वत फ़ैसला वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो हम उनसे क्यों ना बात करें। फिर उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें सबसे ज़्यादा सूट ये करता है कि वो न्यूट्रल हो जाए, वो इन मामलात से अपने आप को बाहर निकाल ले, और बाकी जमातें मिलकर भी फिर इमरान खान का, हमारे कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकती, उनका ये कहना था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन को, मैंने सवाल पूछा था कि इमरान खान के बारे में ये परसेप्शन फैलाई जाती है और बार बार ये कहा जाता है कि ये आ गया तो बहुत मारेगा अपने सारे मुखालिफिन को, चाहे वो इदारों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो सियासी जमातों में बैठे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ होंगी। तो उन्होंने कहा जी कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में हमने किससे बदला लिया? कोई भी नहीं लिया, और ना हम कोई बदला इमरान खान साहब लेने वाले। वो डेमोक्रेट है, वो जब आएंगे टेबल पे बैठ के बात करेंगे, हथियार तो वो उठा नहीं सकते, पॉलिटिशियन है, डेमोक्रेट है, जब जाएंगे पब्लिक में जाएंगे या टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करेंगे और बात करेंगे। तो उन्होंने कहा इमरान खान डील नहीं करना चाहता, इमरान खान एक्चुअली बातचीत करना चाहता है। तो मैंने ये सवाल किया कि बातचीत में एतमाद का फुकदान है, वो कैसे दूर होगा? तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम सबको इस बात का यकीन रहे कि इमरान खान बदला नहीं लेगा, क्योंकि सबको ये नज़र आ रहा है कि कुछ भी कर ले इमरान खान का रास्ता अब रोका नहीं जा सकता। बिल आखिर इमरान खान ने हुकूमत में आ जाना है। यानी एक बार बार ये बात फैलाई जाती है कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने में इमरान खान साहब रुकावट डाल रहे थे। हालांकि मुझे याद है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब उस वक्त जो थे, वो जब उनके पास मामला आया तो वो इमरान खान साहब से मुशावरत के लिए गए और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होगी कि ठीक है। तो मुझे एक जुमला याद है एक शख्स का, उसने कहा था कि जब दूध देना हो तो मेंगने नहीं डालनी चाहिए बीच में। ये मुझे एक बंदे का जुमला याद है, और वो बंदा सुनेगा तो उसको भी याद आ जाएगा। भारत इमरान खान साहब ने कोई ऐसा उसमें रुकावट वो डालने की पोजीशन में भी नहीं थे, ना उन्होंने डाली। डालते तो फिर भी आसिम मुनीर साहब बन जाते आर्मी चीफ। तो इमरान खान साहब बदले के मूड में नहीं है, ये उनकी पार्टी बार बार कहती है। बल्कि इस वक्त उनके बकौल इमरान खान साहब को फिक्र इस बात की है कि जितने हालात बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान के दाखिली मामलात हों, पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात हों, बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मामलात हों, जो पोलराइजेशन हो गई है बहुत बड़े पैमाने पे, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इस पे उन्हें बहुत फिक्र है इमरान खान साहब को। और वो ये कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें मज़ीद मुश्किल होती चली जा रही हैं। अब क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, उन्हें लगता है कि अब वो गवर्नमेंट में आएंगे तो वो फोर्स ही कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाएंगी, जल्दी इसको निपटाओ। तो शायद इसलिए वो ये चाहते हैं कि जल्दी बातचीत हो। लेकिन उनके केसेस जैसे जैसे ख़त्म हो रहे हैं, इसमें PMLN को और बाकी जमातों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी हो रही है, और उन्होंने आंखें बंद करके बगैर कुछ देखे डील 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 का शोर मचाना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने बार बार एक बात की, उन्होंने कहा ये मर जाऊंगा डील नहीं करूंगा। और वो ये भी कहते हैं कि मैं बातचीत करना चाहता हूं, अपने लिए कोई डील नहीं करना चाहता, और बातचीत भी मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूं। और पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये आप देखें कोयटा की सूरत हाल इस वक्त क्या है। मुजाहिरीन जो है वो पूरे बलूचिस्तान से इकट्ठे होकर वो गवादर जाना चाहते हैं। गवादर क्यों जाना चाहते हैं, ये सवाल गवादर के वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने भी उठाया कि ये गवादरी क्यों जाना चाहते हैं। कोयटा का रेड जोन जो है उसको सील कर दिया गया है। कुछ अर्सा पहले हमने कोयटा में बहुत बड़े बड़े एहतजाज देखे। मारंग बलोच साहिबा इस वक्त बलूचिस्तान के नौजवानों की एक आवाज़ बनी हुई है,
नौजवान बहुत बड़ी तादाद में उनको फॉलो करते हैं और वो बलूचिस्तान के हुकूक के लिए उनके पीछे चलते हैं। इसी तरह जो मंजूर पश्तीन है वो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को लीड करते हैं। लेकिन गौर कीजिए, ये सारे नौजवान वो हैं जो मायूस हैं रियासत से, चाहे वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है। इवन पंजाब में भी ऐसे लोग हैं जो मायूस हैं रियासत से, कि रियासत उनके लिए वो नहीं कर रही जो रियासत को करना चाहिए था। और उस मायूसी की वजह से उनके बयानात भी सामने आते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। लेकिन एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है और रियासत का काम है कि नौजवानों की मायूसी को ख़त्म करके उनको उजाले के अंदर लेकर आएँ। लेकिन क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? तो बज़ाहिर दिखाई देता है कि ऐसा नहीं हो रहा। अब अगर आप ये देखें कि बलूचिस्तान में अभी क्या सूरत हाल है, इवन खैबर पख्तूनख्वा से कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़, कुछ पैगामात इस तरह के मिल रहे हैं कि वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और 2-3 जगह रिपोर्ट हो रही हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, ये वक्त है जो सियासी कुव्वतें हैं उनको मुत्तहिद करके मजबूत करने का, ताकि वो इन मसाइल पे काबू पाएँ। जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको मौका दिया जाए कि वो जाएँ और जाके, जैसे अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, वो फ़ौरन पहुँच गए, मुजाहिरीन के बीच में पहुँच गए। यानी पहले उन्होंने वेट किया, रेस्क्यू किया, मुज़ाकरात करवाए, अपने पास बुलवाया, जरगा पूरा, उनकी बातें सुनी, फिर एपेक्स कमेटी के अंदर रखी। फिर अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच गए बन्नू। वहाँ जाके जो उन्होंने धुआंधार खिताब किया, जो बातें उन्होंने की, और उन्होंने उनका जो मुजाहिरीन का अपना एक झंडा है अमन सफ़ेद रंग का, वो उन्होंने अपने सर पे बांधा। अली अमीन गंडापुर ने नहीं करने देंगे ऑपरेशन। अपने लोगों के साथ खड़े हो गए। तो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लोगों के मिजाज के मुताबिक चलते हैं और लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं। तो ये क्वालिटी कभी भी किसी और में हो नहीं सकती। ताकत के ज़रिए से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जहानत के ज़रिए से और लीडरशिप के ज़रिए से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा कि वहाँ क्या हुआ बन्नू में, बहुत खौफनाक मसला था, लेकिन कैसे वो अभी तक रिजॉल्व हुआ और अभी आगे चल रहा है। गंडापुर ने एक और भी स्टेटमेंट दिया, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये जा रहे हैं सारे गवादर के लिए तो रास्ते बंद कर दिए गए बलूचिस्तान भर से गवादर जाने के लिए। कराची से आने वाला रास्ता भी, कोयटा से जाने वाला रास्ता भी, और जगहों से भी। तो फिर अब ये बलोच हैं, वो रास्ते जानते हैं, वो कई कच्चे रस्तों से, दूसरे रस्तों से गवादर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मारंग बलोच साहिबा जो है वो गवादर पहुँच गई। अच्छा, उनका ये कहना है कि हम बलूचिस्तान के वसाइल के लिए और बलूचिस्तान के हुकूक के लिए हम निकले और हम आवाज़ उठा रहे हैं, और जो हमारा साहिली शहर है गवादर, हम वहाँ पर आए हैं। अब सरफराज बुगटी साहब ने पूछा कि ये गवादर क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गवादर में इस वक्त बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही हैं। गवादर इस वक्त ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने जब विजिट किया 2022 में, तो मैंने देखा कि वहाँ के तकरीबन सारे प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में उनके इंजीनियर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। यानी वहाँ की प्लांटेशन से लेके, वहाँ की डेवलपमेंट से लेके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सड़कों का है, वो जो फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, जो बहुत बड़ा सा इकनॉमिक एरियाज़ बन रहे हैं, जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, जो कुछ भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उस सारे के साथ चाइनीज़ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है, और गवर्नमेंट कोई ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहती कि उनके हाथ से कंट्रोल निकल रहा है। तो इसलिए गवादर के बारे में, उसकी हसासियत के बारे में बलूचिस्तान के ये नौजवान जानते हैं, या ये लोग जानते हैं। तो इसलिए इन्होंने फैसला किया कि गवादर जाएंगे तो हमारे मुतालबात ज़ोरदार तरीके से सामने आएंगे, तो हुकूमत को मानने पड़ेंगे और हुकूमत हमारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगी। तो इन्होंने गवादर का रुख किया। अब गवादर जाते हुए इन काफ़िलों को रोक दिया गया। वहाँ गोली भी चली है, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं, और कुछ विजुअल्स जो हैं वो बड़े अजीब से, कुछ बच्चे रो रहे हैं, कुछ बुज़ुर्ग जो हैं वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो एहतजाज का अपना हमारा जमहूरी हक है, हमें वो अदा करने दिया जाए। जबकि सूबाई गवर्नमेंट कह रही है कि जी उसके लिए परमिशन इन्होंने नहीं ली गवादर जाके एहतजाज करने के लिए, तो हम इनको वहाँ ना जाने देंगे, ना वहाँ एहतजाज करने देंगे। लेकिन असल बात यही है कि वहाँ पे क्योंकि वो हसास है, चाइनीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, और इस बारे में इंडियन मीडिया बहुत अजीब चीज़ें भी रिपोर्ट करता रहा है। इंडियन मीडिया ही नहीं, खाली और भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। अमेरिकन मीडिया भी ये कहता है कि चाइना का जो है ना वो एक कर्ज़ों का एक जाल होता है जिसमें वो मुल्कों को फंसा लेता है। अब इस वक्त दो मुल्क हैं, पाकिस्तान और अंगोला, ये दो मुल्क हैं जो बहुत बुरी तरह जकड़े हुए हैं। बांग्लादेश जो है वो भी इसी ट्रैप में आ गया था, लेकिन बांग्लादेश का जो चट्टागंग का एक पूरा वो पोर्ट है उसके ऊपर चाइना की नज़र थी और उस पर बड़ा कंपटीशन चलता रहा। फिर इंडिया को एक कामयाबी मिली, वो एक लंबी कहानी है, लेकिन चाइना जो है वो श्रीलंका का एक बड़ा ज़बरदस्त एक पोर्ट है, हेमंगटोटा, और आपने मैचेस में वो देखा होगा शहर।
तो वो जो श्रीलंका का पोर्ट है वो 99 ईयर्स की लीज पे चाइनीज़ कंपनीज ने ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे भी इन्होंने कर्जा दिया हुआ था। जब कर्जा नहीं चुका पाए तो फिर तो गवादर के बारे में इंडियंस ऐसी बातें करते हैं या कुछ और लोग ऐसी बातें करते हैं कि शायद चाइना वहाँ कंट्रोल कर चुका है, लेकिन अभी इस वक्त गवादर जाके इन लोगों का एहतजाज करना, मेरे ख्याल में इंतज़ामिया को इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए और कोई पुरअमन रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत इस वक्त बहुत अजीब है। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, इसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इस वक्त किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। सऊदी अरब ने खाम तेल पाकिस्तान को उधार फराहम करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। सऊदी अरब कह रहा है जी अब हम आपको उधार तेल नहीं दे सकते। ये इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है। सबसे ज़्यादा दौरे ये सऊदी अरब के जा के करते हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब के दौर में सऊदी अरब ने सिलसिला शुरू किया था, पाकिस्तान को उधार तेल दे रहा था। अब सऊदी अरब पाकिस्तान को उधार तेल नहीं दे रहा, और कुछ सियासी वजूहात हैं पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनकी वजह से कोई बैरूनी सरमायाकार दियामिर भाषा डैम पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर डिवीज़न ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दी है। ये है जी इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, और ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान में एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से एक माशी अदम इस्तेहकाम है, और कोई भी पाकिस्तान में आकर इस तरह काम नहीं करना चाहता। नाज़रीन, अमेरिका से खबर आपको जाते जाते दे देता हूँ मैं कि डेमोक्रेट ने ना पिछले तीनों उम्मीदवार जो अब दिए हैं, ये बड़ा उन्होंने एक अलग तरह का काम किया। सबसे पहला स्याफाम अमरीकी सदर वो लेकर आए बराक ओबामा को। उसके बाद हमने देखा हिलरी क्लिंटन को उन्होंने ट्राई किया, वो एक खातून है लेकिन वो नहीं जीत पाई। जो बाइडन अमरीकी तारीख के सबसे बुजुर्ग सियासतदान जो सदारती इलेक्शन लड़े, बिल्कुल ये भी एक रिकॉर्ड उन्होंने लगाया। और अब जो है वो लेकर आए एक और खातून को और सदारती उम्मीदवार के तौर पे। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये इलेक्शन अब जीतना उतना आसान नहीं है जितना पहले हो चुका था जो बाइडन की मौजूदगी में। लेकिन एक बात सबको समझनी पड़ेगी कि जो बाइडन का प्रॉब्लम इमरान खान थे, डेमोक्रेट्स का प्रॉब्लम इमरान खान नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को लगता था कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को फ़ायदा होगा, तो एक्चुअली इमरान खान का जो फ़ायदा होना था वो हो चुका है। ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को कोई प्रॉब्लम था इमरान खान साहब से, और उसका एक बैकग्राउंड भी है, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो वो जो अमरीकी सदर जो बाइडन का एक प्रॉब्लम था वो क्योंकि अब सदारती उम्मीदवार नहीं है और चंद माह के मेहमान हैं, तो इसलिए ये वाला एलिमेंट तो अब ख़त्म हो गया। अब डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन्स जीते, चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन ट्रंप का बहरहाल फिर भी इमरान खान साहब से एक ताल्लुक़ एक अलग किस्म का है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान को करने चाहिए। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।